कल्पना कीजिए कि आप देश के सबसे बड़े पत्रकार, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े नेता हैं। और देर रात आपके घर पर पुलिस दस्तक देती है और कहती है यू आर अंडर अरेस्ट। या कल्पना कीजिए आप खांसी या जुकाम से ग्रसित हैं और डॉक्टर के पास अस्पताल में इस आशा के साथ जाते हैं कि डॉक्टर आपका इलाज करेगा, मगर डॉक्टर आपको बेहोशी की दवाई देकर आपको स्टेरलाइज कर देता है, यानी कि आपकी नसबंदी कर देता है। या इमेजिन कीजिए आपका घर केवल इस बुनियाद पर तोड़ दिया जाता है कि वो शहर की खूबसूरती के साथ मेल नहीं खा रहा था, या किसी नेता के बच्चे को आपका घर एस्थेटिक नहीं लग रहा था। ये सारी घटनाएं किसी राजशाही या डिक्टेटरशिप में घटित नहीं हुई है, बल्कि भारत के लोकतंत्र में घटित हुई है। ये कोई किस्से कहानी नहीं, बल्कि बात है उन दिनों की जब एक प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने की खातिर देश में आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। उन्नीस 1970 का भारत दुविधा में था। महंगाई तेज थी, बेरोजगारी अपने चरम पर थी और भ्रष्टाचार हर जगह फैल चुका था। स्टूडेंट्स रोड पर आ गए थे और इन आंदोलन का गढ़ बने बिहार और गुजरात। देन कम वन मैन, जयप्रकाश नारायण। जेपी ने बोला संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। लाखों लोग जेपी की बातों से सहमत हुए और उनके समर्थन में आ गए। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। तारीख थी 12 जून 1975। इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। अदालत इंदिरा गांधी को फर्जी चुनावी मुकदमे में दोषी ठहरा चुकी थी और उनका चुनाव खारिज कर चुकी थी। दुनिया ने जाना कि देश की प्रधानमंत्री खुद ही फर्जी चुनावी धांधली करके सत्ता में बैठी हुई है। अपोजिशन शाउटेड रिजाइन, मगर इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने के बजाय एक ऐसा कदम उठाया जिस कदम का नाम था आपातकाल। देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही देश भर में पुलिस जिप्सीज निकलने लगी और अपोजिशन लीडर्स को जेलों में भर दिया गया, जिनमें कुछ बड़े नाम थे जो बाद में बहुत बड़े नाम हो गए। पहला है अटल बिहारी वाजपेयी, बंदी से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले वाजपेयी। लाल कृष्ण आडवाणी, जो बाद में वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ बीजेपी एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बने। जयप्रकाश नारायण, एक बूढ़ा आदमी जिसने टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया और सत्ता की आंख में आंख डालकर ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ आवाज उठाई। जॉर्ज फर्नांडिस, हाथों में हथकड़ी, मुस्कुराता चेहरा, जो बाद में क्रांति का नाम बना। नीतीश कुमार, स्टूडेंट एक्टिविस्ट से लेकर बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बनने तक का सफर। लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लालू प्रसाद यादव को एक कानून के तहत अरेस्ट किया गया। लालू ने इसी कानून के नाम पर अपनी बेटी का नाम रखा। बेटी का नाम था मीसा, कानून का नाम था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अगले नाम है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव बाद में यूपी के यानी कि देश के सबसे बड़े राज्य के 3 बार के मुख्यमंत्री बने। जब इंदिरा गांधी ने इन लीडर्स को जेल में डाला होगा तो कभी नहीं सोचा होगा कि ये जेल की दीवारें भारत के सबसे बड़े लीडर्स को जन्म देंगी। सुबह के 7 बजे हैं और आप एक हाथ में चाय का कप पकड़े, दूसरे हाथ से अपने आंगन में अखबार खोलते हैं, मगर आप पाते हैं कि अखबार के सारे पन्ने खाली हैं। जी हाँ, इमरजेंसी के दिनों में सरकार ने अखबारों पे इतना दबाव डाला था कि अखबारों को कुछ भी छापने से पहले ऑफिशियल्स को दिखाना पड़ता था कि जी हाँ, ये अखबार सरकार के विरोध में नहीं है, जिसके बाद सरकार अप्रूवल देती तब जाके अखबार छपते। मगर इससे फ्रस्ट्रेट होके एक अखबार ने एक रोज अपने अखबार के सारे पन्ने खाली छोड़ दिए। अखबार के पन्ने इसलिए खाली नहीं थे कि देश में न्यूज नहीं थी, बल्कि खाली इसलिए थे कि देश में सच छापना अलाउ नहीं था। सरकार चाहती थी कि देश के सभी बड़े कलाकार देश में लगी इमरजेंसी को खुलकर सपोर्ट करें, मगर रिपोर्ट्स के अनुसार लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने उनके सभी गानों को ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिया। नॉट फॉर क्राइम्स, नॉट फॉर वायलेंस, जस्ट फॉर सेइंग नो। संजय गांधी पोस्ट अग्रेसिव पॉपुलेशन कंट्रोल कैंपेन्स। संजय गांधी ने अधिकारियों को टारगेट दिए कि प्रत्येक अधिकारियों को प्रतिदिन इतने कम से कम नसबंदियां तो करनी ही होगी। परिणाम स्वरूप गांव से भर भर के लोगों को स्टेरलाइज किया गया, कैंपेन्स में ढकेला गया, हॉस्पिटल्स में डाला गया
पुलिस अब गाँव में इसलिए नहीं आती कि कोई चोरी हो गई थी, पुलिस आती कि लोगों को पकड़ सके ताकि नसबंदी की जा सके। लोगों को ये कहकर स्टरलाइज किया गया कि अगर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो उनके राशन कार्ड या उनके रोजगार भत्ते खारिज कर दिए जाएंगे। रूरल इंडिया के लिए आपातकाल केवल राजनीतिक या लोकतांत्रिक मामला नहीं था, बल्कि ये मामला अब उनके शरीर तक पहुंच गया था। अब संजय गांधी का मन था दिल्ली को खूबसूरत बनाने का, मगर दिल्ली को खूबसूरत बनाने के सपने के बीच कई स्लम्स एरियाज आने लगे जो कि संजय गांधी को पसंद नहीं थे। संजय गांधी ने ठाना कि इन पर बुलडोजर चलाई जाएगी, यानी कि इन घरों को ढहाया जाएगा। परिणाम स्वरूप घर ढहाए गए, बुलडोजर आगे बढ़े, बच्चे रोने लगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। गरीब भारतीयों के लिए आपातकाल भाषणों से नहीं बल्कि बुलडोजर तक पहुंचा था। अब साल था 1977, आपातकाल खत्म हुआ और उम्मीद का सूरज चुनावों के साथ जागा। चुनावों का रिजल्ट आया और लोगों ने भारत का तख्ता पलट किया। जी हाँ, इंदिरा गांधी हार चुकी थी, मगर आपातकाल देश को यह चेतावनी दे गया था, लोकतंत्र की हत्या महज एक दिन में नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र की हत्या धीरे धीरे होती है। चाहे वो मीडिया हाउसेस पर प्रतिबंध लगा देना, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज का गलत फायदा उठा देना और ऑपोजिशन लीडर्स को जेलों में भर देना, नागरिकों को सवाल पूछने तक की आजादी खत्म कर दी जाए और आजादी का व्यापार सत्ता के लिए किया जाने लगे। ये सभी निशानियां हैं किस तरह डेमोक्रेसी को वीक किया जाता है, फिर चाहे वो इंदिरा गांधी के द्वारा की गई हो या वर्तमान सरकार के द्वारा की जा रही हो। आपातकाल ने भारत को एक सबक और सिखा दिया था कि महज संविधान लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते, लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा।